कंपाउंड ग्लास स्लैब, अभी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के लिए। यहाँ पर क्या कंपाउंड ग्लास स्लैब हो जाते हैं, तो ये कंपाउंड वगैरह कैसे होते हैं वो सब हम समझते हैं। तो आपको इससे पहले आपने पिछली वीडियो देखी होगी, यहाँ पर हमने एंगल आई को एंगल ई के इक्वल किया था, आई इज इक्वल टू ई किया था, वो कैसे किया था वो सब आपने देखा होगा। तो आई और ई के इक्वल वहाँ पर पिछली वीडियो में किया था। यहाँ पर क्या है, हमारे कंपाउंड ग्लास स्लैब। कंपाउंड ग्लास स्लैब कैसे बनाएंगे हम, इस तरह पर यहाँ पर एक तो कंपाउंड ग्लास स्लैब बनाएंगे। ये एक हमारी ग्लास स्लैब होगी। इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारी ग्लास स्लैब है, इसको क्या करेंगे हम बीच में से यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट में डिवाइड करने से होगा क्या, आधी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा और आधी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा अलग हो जाएगा। और आप कहेंगे ये ग्लास स्लैब के दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हो गए। हमको पता है ग्लास पे अलग अलग तरह के होते हैं, तो कुछ जो हमारे कुछ होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, कुछ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहाँ पर एक का आधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एक का ज़्यादा, इस तरह से है। वो कम किसका ज़्यादा किसका वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको नाम दे दिया म्यू ए, ये ईयर वाला हो गया, और इसको हमने म्यू बी दे दिया, मतलब इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं। और इसको म्यू सी दे दिया, और यहाँ पर फिर कौन सा आ गया हमारा, म्यू ए आ गया। तो ये सब यहाँ पर हुआ है, मतलब म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी, म्यू ए। अब हम क्या करेंगे, जैसा उन सब में किया था हमने, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक इंसिडेंट रे डालेंगे। तो इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, आपको पता है इंसिडेंट रे के साथ में क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इस तरह से हमारा ये नॉर्मल बन जाएगा। तो नॉर्मल बनने से होगा क्या, ये कैसी होगी हमारी, ये एयर है और ये कैसा है, ग्लास है। तो एयर यहाँ पर रेयर कौन है और डेंसर कौन है, एयर हमारा रेयर मीडियम हो गया क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर है। ये हमारा ग्लास कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम होने से क्या होगा, ये कैसी होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये कैसी हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई ऐसी। और ये कौन सा हो गया हमारा, एंगल आई हो गया, और इसको हमने R1 नाम दे दिया। R1 नाम क्यों दे दिया, अब कहोगे R क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल और बनेगा, तो इन सबको सेपरेट करने के लिए, मतलब अलग अलग समझाने के लिए इसको हमने एंगल R1 नाम दे दिया। अब आपको पता है इस ग्लास स्लैब से ये गई, लेकिन अब ये वाला ग्लास स्लैब अलग है, मतलब कि आपको मैंने पहले ही बताया था, जो दो ग्लास लिए उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं। तो यहाँ से जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फिर बेंड होगी। क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, इस ग्लास स्लैब से इस ग्लास स्लैब में, तो इसके लिए ये रेयर हो गया, ये इसके लिए अब फिर डेंसर हो गया, तो फिर बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इस तरह से फिर हो जाएगी, यहाँ पर फिर नॉर्मल बनेगा यहाँ पर हमारा, और ये कैसे हो जाएगी, फिर बेंड हो जाएगी। तो ये यहाँ पर फिर बेंड हो गई, और ये एंगल हमारा कौन सा बनेगा, अब यहाँ पर एंगल देखते हैं। एंगल देखने से पहले क्या करते हैं, आप देखिए ये हमारा ग्लास वाला यहाँ पर मीडियम है, लेकिन अब ये नीचे कौन सा मीडियम आ गया, एयर वाला मीडियम आ गया। तो ये अब कैसी होगी, अब आपको पता है यहाँ फिर हमारी नॉर्मल बनेगी। नॉर्मल बनने के बाद कैसी होगी, अब ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये डेंसर ये हो गया और ये रेयर हो गया, तब डेंसर से रेयर में हमारी रेज आती है, तो कैसे हो जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर एंगल्स कैसे बनेंगे। तो आपको पता है, पिछली वीडियो में आपको पता होगा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, जेड की फॉर्म में, इस तरह से यहाँ पर ये वाला यदि एंगल जो भी है, तो ये वाला एंगल ही वही होगा। तो यदि आप यहाँ पर ये देखें, तो ये इस तरह से ऐसा और ऐसा बन रहा है। तो यदि एंगल R1 है, तो ये भी कैसा होगा, हमारा एंगल R1 ही होगा। तो ये हमारा कैसा एंगल R1 ही होगा। और यहाँ पर आप देखें, तो ये वाली रेस के लिए कैसी, इस वाले ग्लास स्लैब के लिए ये जो आ रही है ऊपर से, ये कैसी है, इसके लिए तो ये इंसिडेंट नहीं है, इसके बाद इंसिडेंट होकर ये फिर रिफ्रैक्ट हुई, लेकिन इसके लिए तो ये कैसी, इंसिडेंट रे। लेकिन यहाँ पर आई क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कैसा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम इसको R1 ही लिख सकते थे। तो यहाँ पर ये तो कौन सा रिफ्रैक्टेड हमारा एंगल ही बनेगा, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एंगल R2 दे देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर R1 लिया था, क्योंकि इसको हमको क्या नाम देना होगा, R2 देना होगा। तो यहाँ पर ही वही होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने थे, यहाँ पर भी इस तरफ ये जेड बन रहा है,
तो ये वाला एंगल भी कौन सा हो जाएगा, एंगल R2 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी हमारा कौन सा, एंगल R2 हो गया। अब जो सबसे लास्ट वाला एंगल है वो देखते हैं। तो वो आपको पता है ये वाला, तब ग्लास से नीचे वाला ये एयर वाला कौन सा होता है, इमरजेंट एंगल होता है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, इमरजेंट हो गया। तो और जो हमको ई पता है वो किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल। ये अपने पिछली वीडियो में प्रूव किया कि जो एंगल ई है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो इस तरह से इसके एंगल हो गए। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने सबको लिख दिया है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर इनको किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कर रहा था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो म्यू सी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है म्यू बी के कंपैरिजन में। तभी तो यहाँ पर ये रेयर, ये यहाँ पर स्ट्राइक हुई थी इस पॉइंट पर, इसके बाद ये फिर बेंड हुई। क्यों हुई, ये इसके लिए रेयर मीडियम बन गया और ये इसके लिए डेंसर बन गया, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी वाले का ज़्यादा था। तो ये इसके लिए डेंसर बन गया और ये इसके लिए रेयर बन गया। तो समझ में आई कैसे ये यहाँ पर बेंड हो गई थी। ये तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी का ज़्यादा है म्यू बी के कंपेरिजन में। अब करते हैं हम इसका डेरिवेशन। तो कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट नाम दे देते हैं। ये हमारा जीरो, इसको सॉरी जीरो नहीं, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को हम, जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सी पॉइंट दे देते हैं। तो इसको हमने ओ ए बी सी दे दिया। अब एक्चुअली मैथ पढ़ाते हैं तो जीरो जीरो ओ को देख के जीरो याद आता है। तो यहाँ पर ए बी सी हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, इन ए बी सी सब पॉइंट पे क्या करेंगे, हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब सिंपल कुछ नहीं करना, डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। यहाँ पर क्या किया हमने, पॉइंट ए पर यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो आपको पता है सबसे पहले मीडियम कौन सा है हमारा, ए वाला है। तो म्यू ए आ जाएगा। और यहाँ पर एंगल कौन सा है हमारा, इंसिडेंट एंगल है। तो ये किसके साथ आ गया, साइन आई के साथ आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये म्यू बी है और म्यू बी के साथ हमारा जो एंगल है कौन सा, रिफ्लेक्टेड वाला एंगल आर है, 1 है। तो म्यू बी साइन R1 के साथ आ गया। इसको क्या किया हमने, जो साइन आई था उसको यहाँ पर रेखा रहने दी और साइन आर को हम इस तरफ उठा के लिया। मतलब जो साइन R1 था इस तरफ, इसको क्या किया हम इस तरफ ले आए। तो ये क्या हो गया, साइन R1 हो गया। और जो म्यू बी था इसके अपोन में कौन ले गया, म्यू ए ले गए। जो म्यू बी है वो किसके अपोन में पहुंच गया, म्यू ए के फॉर्म में पहुंच गया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ में किया था, इसको हमने किस तरह से लिखा था वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो साइन आई किसके इक्वल आ गया, साइन R1, मतलब अपोन में चला गया और साइन R1 है हमारा। और ये कैसे लिखेंगे, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसको हम इक्वेशन बनाम, ये कैसे लिखा आपको पता है, जो हमारी रे है वो ए से, मतलब म्यू ए से, मीडियम ए से बी में जा रही। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मीडियम ए से मीडियम बी में हमारी रे जा रही। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आपने हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ पिछली वीडियो में समझा होगा। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, जैसे पॉइंट ए के लिए अप्लाई किया वैसे ही पॉइंट बी के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट बी, मतलब पॉइंट बी के लिए अब हम इसको अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा कौन सा है, मीडियम बी से सी की ओर जा रही। तो मीडियम बी हमारा कौन सा हो गया, म्यू बी कौन सा हो गया, म्यू बी में हमारा एंगल कौन सा, ये वाला इंसिडेंट वाला था, लेकिन ये अल्टरनेट से R1 ही हो गया था। तो ये कौन सा हो गया, साइन R1 हो गया। और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये मीडियम सी में गई। तो मीडियम सी में जो हमारा एंगल बना था ये वाला, ये ए वाला, तो ये कौन सा था, R2 था। तो मीडियम सी में जाके कौन सा हो गया, साइन R2 हो गया। तो जैसा यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। साइन R1 यहाँ पर आ जाएगा और साइन R2 इसके नीचे पहुँच जाएगा और यहाँ पर ये म्यू सी के नीचे म्यू बी पहुँच जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर साइन R1 साइन R2, ये कैसे बी से सी में गई।
इक्वेशन 2 हो गई। ये यहाँ पर क्या हुआ, ये रे अब कहाँ से बी से सी की ओर गई, मतलब मीडियम बी से सी में गई, तो ये मीडियम बी से सी के लिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे हम इस पॉइंट सी के लिए करेंगे, तो पॉइंट सी के लिए हम कैसे करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी, मतलब अप्लाई करेंगे आप स्नेल्स लॉ को पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी पर हमारा जो कौन सा है, जो म्यू सी है, यहाँ पर अब इससे ईयर वाले मीडियम में जाएगी, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है, R2 बन रहा है। तो यहाँ पर ये म्यू सी वाला जो एंगल है वो कौन सा बन रहा है, म्यू सी हमारा कौन सा हो गया, साइन R2 हो गया। और अब कौन सा हमारा म्यू ए है, क्योंकि यहाँ से ये फिर इमरजेंट हो गई, तो यहाँ पे जो एंगल है हमारा वो कौन सा, साइन ई लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि हमको पता है ई किसके इक्वल है, आई के इक्वल, तो यहाँ पर साइन ई की जगह हम क्या करेंगे, साइन आई को लिख देंगे। क्यों लिखेंगे वो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, हमको पता है, अभी हमने प्रूव करके लाए पिछली वीडियो में कि जो ई है वो आई के इक्वल है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे, जो ई की जगह है हम उसको साइन आई ही लिख देंगे। तो इसको भी हम इसी तरह इनमें जैसे किया था वही करेंगे, यहाँ पर साइन R2 आ जाएगा और यहाँ पर साइन आई आ जाएगा और यहाँ पर म्यू ए किसके अपॉन में आ जाएगा, म्यू सी के आ जाएगा। तो इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, साइन R2 और साइन, ये यहाँ से इसके बाद यहाँ पर किया है, लेकिन बोर्ड पे यहाँ पर जगह नहीं थी, लेकिन आपको इसके नीचे ही करना है। तो साइन आई आ गया, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब रे कहाँ से, सी से हमारी ए पे गई, तो यहाँ पर सी आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यहाँ पर हमारी बन गई। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में किया था कि इक्वेशन 1, 2 और 3 का हमने इनटू किया था। तो मल्टीप्लाई 1, 2 और 3 हम यहाँ पर करेंगे। तो उस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जगह तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर सब में इक्वेशन बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को ही मिटाना पड़ेगा। लेकिन डायग्राम से आपको एक चीज़ समझानी थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ऊपर से मिटा देते हैं। ये हमारी इक्वेशन तो नीचे है, चलो नीचे यहाँ तक मिटा देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं हम, ये 1, 2 और 3, तो इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3। यहाँ पर 1, 2 और 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर देंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो लेफ्ट वाली है इनका लेफ्ट वाली के साथ, राइट वालों का राइट वाली के साथ। तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाली है वो क्या है, साइन आई है, उसके नीचे क्या है, साइन R1 है, ये साइन आई और साइन R1। उसके बाद जो बी वाली है उसका क्या है, हमारा साइन R1 है, नीचे क्या हमारा साइन R2 है। उसके बाद इसमें क्या हमारा साइन R2 है और नीचे क्या हमारा साइन I है। और जो इस तरफ वाली इक्वेशन है वो क्या है, हमारा सबसे पहली है A म्यू B है, उसके बाद म्यू C है, उसके बाद C से कहाँ म्यू A है। इस तरह से हमारी इक्वेशन है दोनों की दोनों। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलेगी, यहाँ पर इस तरफ की सारी इक्वेशन हमारी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैसे, देखिए साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल, साइन I से हमारा साइन I कैंसिल, मतलब कि ये सब कुछ आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो हमारा 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा हमारा म्यू ए बी इंटू में यहाँ पर B आ गया था, तो ये C से गई और फिर कहाँ से C से फिर A पे गई। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 3 थे ये वाले हमारे बच गए, बाकी सब ये हमारा 1 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या करा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने पढ़ा था वो यहाँ पर अब थोड़ा सा अप्लाई होगा, बाकी अब ये हमारा ख़त्म में है। तो हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब कि जो इस तरफ वाले हैं उनको इस तरफ उठा के लिख सकते हैं हम, क्योंकि समझने में क्या यहाँ से आसानी होती है। इस सी यहाँ पे म्यू इस तरफ लिख दिया, ये बन को इस तरफ ले आया। अब क्या करेंगे, ये सी से जो ए पर हमारी जो यहाँ पर रे आई थी इसको उठा के हम बन के नीचे पहुँचा देंगे, ये इसके इंटू में यहाँ पर इस बन के डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, बन वी से इंटू में बी म्यू सी से, तो यहाँ पर बन सी म्यू ए है। इसको क्या किया हमने, इसको नीचे पहुँचा दिया। तो अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हमें पता था कि जो हम निकालते थे क्या करते थे, जो हमारा बन म्यू टू था उसको हम क्या कर देते, टू म्यू वन के अपॉन में कर देते थे। फिर क्या करते थे, हमने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा था, आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में देखा हो। उसके बाद इस तरह से भी हमने फुल इफेक्ट देते थे। तो यही हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से लिखा है। तो ये आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यदि पढ़ा है तो आपको सब याद आ रहा होगा। तो यही सब कुछ हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो म्यू ए है और म्यू बी है और बी है और सी है, इसको क्या करेंगे हम, इस वाले को हम यदि चाहें तो पलट के लिख देंगे। तो पलट के लिखने से होगा कि ये इस तरह से लिखा जाएगा। कैसे, ऊपर पहले बन था तो इसको क्या किया, आप इस तरह समझ लीजिए कि हमने इसको ऊपर पहुंचा दिया तो ये ए से सी तक पहुंच गई, मतलब ये ए ऊपर पहुंच गया, सी नीचे पहुंच गया। तो ये हमारा इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये हमको यहाँ से लाना था। और इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से ए से सी के डायरेक्ट बीच में हम, यदि हमको वैल्यूज़ पता होंगी तो यहाँ से ए से सी तक की डायरेक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि जो ए से, यदि ये दोनों हमको पता है तो ए मीडियम से सी मीडियम के बीच में हम आराम से इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से देख के। तो ये फार्मूला हमको लाना था, मतलब मीडियम बी हमारा मीडियम सी इस तरह से आपस में रिलेट कर गए। जो मीडियम बी था मीडियम सी के आपस में इस तरह से रिलेट कर गए कि इन दोनों के इंटू में ये मीडियम ए है और मीडियम सी आपस में इक्वल आ। तो इस तरह से इसको करना था। बाकी जो एक चीज़ और यहाँ पर समझनी थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पर लेटरल इन्वर्टेड चीज़ और होती है। लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है, जो लेटरल शिफ्टिंग होती है हमारी, उसको ज़रा हम यहाँ पर एक रो बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। जो लेटरल शिफ्टिंग और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आपने ये चीज़ यदि अभी नहीं सुनी है तो क्या देखिए, यदि ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होती तो ये कैसी नॉर्मल सीधी निकल जाती, मतलब इस तरह से इस पर स्ट्राइक करती और ये ऐसी निकल जाती। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या हुआ, बैंड हो गई। लेकिन यदि ये बैंड नहीं होती तो ये कैसी होती, ऐसी होती। यदि रिफ्लेक्शन नहीं होती तो ऐसी होती। तो इसका ये मीनिंग क्या हुआ, ये हमारी जो लाइन थी, ये वाली शिफ्ट हो गई, मतलब ये हमारी इस पॉइंट से यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग हो गई। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, और इसको या कहना चाहें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये इसकी कैसी हो गई, इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, यदि ये ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही होती तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल आ जाती है, ये वाली रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो ये कैसा होता, हमारा रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा ना होता तो ये ऐसी ही बनती। तो ये जो अब इनके जो बीच में शिफ्टिंग हो गई है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग और या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये होती है हमारी लेटरल शिफ्टिंग या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर हो गया ये कैसे हमारा म्यू ए और म्यू सी आपस में रिलेट करके इस तरह से हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे इसको किया है, तो समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ वाला, मज़ा आएगा उसको करने में। तो ये हमारे यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।